में अपन सभी ने देखा था लू फेंग ने प्रिंस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। प्रिंस को बचाने के लिए वहाँ पे 2 गार्ड बीच में आते हैं, लेकिन लू फेंग की स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए वो लोग स्ट्राइक को नहीं झेल पाते। प्रिंस बोल रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे यहाँ पे कोई बचा लो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अटैक वहीं पे खत्म हो जाता है। यंग मास्टर यिन वहाँ पे आ गए होते और बोलते हैं प्रिंस तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल कचरा हो। प्रिंस बोलता है अब क्योंकि यहाँ पे यंग मास्टर यिन आ चुके हैं, इसीलिए अब लू फेंग प्रिंस को नहीं मार पाएगा। साथ ही में लू फेंग सोच रहा था मेरे ब्लो का पावर बहुत ज्यादा था, अगर कोई बंदा ग्रैंड मास्टर यिन के पीक पे भी हो तो भी वो मेरे अटैक को इतनी इजीली रेजिस्ट नहीं कर सकता। इसने मेरे अटैक को बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर लिया। इसकी स्ट्रेंथ को देख के मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये यहाँ पे डिवाइन लेवल पे है। आखिर प्रिंस जैसे कचरे को ऐसी रीइंफोर्समेंट कहाँ से मिल गई? ऐसे यही वजह हो सकती है कि प्रिंस की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझे यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आया है। प्रिंस यंग मास्टर यिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है यंग मास्टर यिन आखिरकार मुझे बचाने के लिए आ ही गए। लेकिन हम देखते हैं यंग मास्टर इसको वहीं पे रोक देते हैं और बोलते हैं अपना मुंह बंद करो, अगर तुमने मुझे यहाँ पे और ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। प्रिंस बोलता है यंग मास्टर यिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसके बाद यंग मास्टर यिन लू फेंग को चेक करने लगते हैं और बोलते हैं क्या भरोसा हो गया, ये 100% गॉड का डिसाइपल है, आखिरकार अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। लू फेंग बोलता है आखिर तुम हो कौन? और साथ ही में वो सोच रहा होता है कि वो जब मास्टर मेरे रूम के अंदर आया था उसने मुझे बोला था कि कोई ना कोई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। क्या उसके कहने का मतलब इन जैसे लोगों से था? मैं यहाँ पे बिना इसकी आइडेंटिटी जाने हुए रैशली बिहेव नहीं कर सकता। लू फेंग जाओमी को बोलता है फटाफट सबको वापस लेके जाओ। जाओमी बोलते ठीक है मास्टर। फिर हम देखते जाओमी वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को अंदर कर देती है। लू फेंग को बोलती है मास्टर प्लीज अपना ध्यान रखना। लू फेंग बोलता तुम्हें पता है मैं कितना स्ट्रांग हूँ, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मास्टर यिन बोलते चलो ठीक है, तुम्हें ये जानना कि मैं हूँ कौन, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, लेकिन हाँ एक बात तो है मेरी आइडेंटिटी को जानना तुम डिजर्व नहीं करते, तो इसीलिए फटाफट से एक काम करो अपने मास्टर को बुलाओ, उनको यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। लू फेंग सोचता है मुझे समझ में आ गया ये उन्हीं बंदों में से एक है, तो यहाँ पे ट्रू गॉड चाहिए। लू फेंग बोलता आखिर तुमको यहाँ पे मेरे मास्टर से क्या चाहिए? यंग मास्टर यिन बोलते क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतना डिजर्व करते हो, तुम यहाँ पे जान सको ये यंग मास्टर यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? अगर तुम यहाँ पे अपने मास्टर को जल्द से जल्द नहीं बुलाओगे तो तुम्हारी लाइफ काफी बड़े खतरे में आ जाएगी। लू फेंग बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अगर तुम यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर करते हो तो मैं अपने मास्टर को बुला लूंगा। यंग मास्टर यिन बोलते ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देता हूँ, तुम मुझसे यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे कोई ट्रिक खेली तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। लू फेंग बोलते हैं मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्या आप ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं या फिर डीमन रेस से? यंग मास्टर यिन चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे यहाँ पे ह्यूमन रेस से कंपेयर करो। लू फेंग सोच रहा था मैं तो यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ह्यूमन रेस से ना हो, अगर आप एक ह्यूमन रेस से नहीं हुए तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू गॉड क्या होता है। यंग मास्टर यिन बोलते मैं यहाँ पे सबसे ग्रेट सेंट क्लैन से बिलोंग करता हूँ। लू फेंग सोचता था सेंट क्लैन, आखिर ये कौन सा क्लैन होता है? तभी हम देखते हैं लू फेंग साइड में जाता है सिस्टम से पूछने लगता है सिस्टम मुझे फटाफट से एक बात बताओ, क्या ये जो सिस्टम है ह्यूमन रेस को छोड़ के बाकी सभी के लिए काम करता है? बाकी सारी रेसें मेरे ऊपर अटैक करेगी तो मैं स्ट्रांग बनूंगा, हाँ तुम यहाँ पे ह्यूमन को छोड़ के बाकी सभी को डीमन मानते हो? सिस्टम बोलता नहीं ह्यूमन को छोड़ के बाकी सारे लोग डीमन नहीं होते, अगर ऐसी बात होती तो एक डॉग के भी बाइट करने में आप स्ट्रांग बनते। लू फेंग बोलता सिस्टम आखिर तुम कभी मेरे फेवर में बात क्यों नहीं करते? लू फेंग फिर हंसते हुए बोलता अगर आपको यहाँ पे मेरे मास्टर से बात करनी है तो मैं फटाफट से उनको बुला देता हूँ। तो बोलने लगता है मास्टर आखिर आप कहाँ पे हैं, फटाफट से मेरे पास आ जाइए। लेकिन हम देखते इस बात से यंग मास्टर काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, बोलते हैं लू फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की। लेकिन तभी हम देखते हैं यंग मास्टर इनका पैर फिसल जाता है और वहीं पे गिर जाते हैं। यंग मास्टर यिन बोलते लू फेंग मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लू फेंग बोलते मैंने कहा ना मेरे मास्टर यहाँ पे है, एक बार पीछे की तरफ देखो तो सही। यंग मास्टर यिन बोलते क्या गॉड यहाँ पे आ गए, आखिर मुझे पता क्यों नहीं चला? लू फेंग बोलता फटाफट से पीछे की तरफ देखो, अगर तुमने एक बार मेरे मास्टर को मिस कर दिया तो मैं उन्हें वापस से नहीं बुलाने वाला। मास्टर यिन बोलते लू फेंग अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो चाहे तुम कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हें पक्का ढूंढ के मार दूंगा। हम देखते यंग मास्टर यिन के पीछे देखते ही एक एनर्जी सर्कल बन रहा होता है, इसे देख के यंग मास्टर यिन सोच रहे होते हैं क्या इस तरह से ट्रू गॉड अपीयर होता है? मेरे किंग यहाँ पे जिसे ढूंढ रहे थे आज वो मुझे मिल गया, वो सच में यहाँ पे अपर वर्ल्ड की तरफ जा पाएंगे। ये सच में सक्सेस के पास होना इतना ज्यादा बढ़िया लगता है, मुझे आज यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तभी हम देखते उस पोर्टल के बाहर से लू फेंग बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे मास्टर को देख सकते हो? तुम अभी सिर्फ अपने पापा को देखो, मास्टर को यहाँ पे देखने की तुम्हारी हद नहीं। जैसे यंग मास्टर यिन लू फेंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं लू फेंग वहाँ से गायब हो जाता है। यंग मास्टर यिन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन जब वो पीछे की साइड देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक मेरा क्लोन है, इसका मतलब मैं यहाँ पे गॉड का इंतजार कर रहा था और वहाँ पे लू फेंग का मेरा क्लोन था। वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन लू फेंग भी वहाँ से गायब हो गया होता है। यंग मास्टर यिन बोलते लू फेंग तुम मेरा इंतजार करो, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तभी हमें इंपीरियल कैपिटल से 1000 माइल दूर का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग वहाँ पे पोर्टल से बाहर निकलता है। लू फेंग सोचता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास यहाँ पे मेरा क्लोन टेक्निक और आई ऑफ द स्काई फॉक्स थी, सिर्फ इन दोनों की हेल्प से मैं यहाँ पे उसको बेवकूफ बना पाया। लेकिन हम देखते वहाँ पे भी यंग मास्टर यिन आगे होते हैं। लू फेंग वहाँ से भाग जाता
आता है। यंग मास्टर यिन बोलते हैं, लू फेंग आखिर तुम कहाँ तक भागोगे, मैं तुम्हारा पीछे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, चलो फटाफट से भागना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग को बहुत ज्यादा भगाता है, भगाते भगाते लू फेंग को बहुत ज्यादा दूर लेके आ गया होता है। इन एंड में आके वो लू फेंग के बरोबर आता है और उसको एक काफी तगड़ी किक मारता है। लू फेंग सीधा जाके जमीन पे गिरता है। यंग मास्टर यिन बोलते तुम जैसी चींटी में से कभी नहीं भाग सकती, आखिर तुमने यहाँ पे एक बार के लिए कैसे सोचा कि तुम यंग मास्टर यिन से बच पाओगे। तभी हम देखते हैं लू फेंग काफी स्पीड से अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, लेकिन यंग मास्टर यिन उसको काफी तगड़ी किक मारने वाले होते हैं। लू फेंग काफी स्पीड से उनकी किक को डॉज कर लेता है। यंग मास्टर यिन बोलते तुम एक ट्रू गॉड के डिसाइपल हो, तुमसे मैं इतना तक एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि तुम्हारी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, तुम एक ऑर्डिनरी चींटी से काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है कि इतनी यार दूर तक भागने के बावजूद तुम मुझसे यहाँ पे वापस से मिल गए, अब तुम्हें मुझसे यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर अपने फैन के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि आखिर एक गॉड की रियल पावर क्या होती है। ये बोलते वो लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं। लू फेंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा होता है। यंग मास्टर लू फेंग को ठीक देख काफी ज्यादा शॉक होते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे हो क्या है, तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो। लू फेंग बोलता है वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ, तुम मुझसे यहाँ पे क्यों पूछ रहे हो, अटैक तो तुमने ही किया था ना, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा कमजोर हो। यंग मास्टर यिन बोलता तुम्हारा ट्रू गॉड सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगा, फियर्स एनर्जी रियल पे होने के बावजूद तुम्हारी सोल इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि तुम रियलिटी में गॉड को देख सको, साथ ही में तुम्हारी सोल बिल्कुल इंडिस्ट्रक्टेबल है, शायद से यही वजह कि मेरा सोल अटैक तुम्हारे खिलाफ कोई भी काम नहीं आया। लू फेंग बोलता है सोल की पावर हाँ मेरे पास वो काफी ज्यादा है। यंग मास्टर यिन बोलते फिर भी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये सोल ऑलरेडी डिवाइन रियल में पहुंच चुकी है, यहाँ पे मेरे सोल अटैक डायरेक्टली लिया है, तो आखिर तुम बिल्कुल सही कैसे हो सकते हो, कहीं ऐसा नहीं कि तुम जैसी चींटी के पास भी डिवाइन सोल हो, लेकिन आखिर फियर्स एनर्जी रियलम पे होने के बावजूद किसी की सोल डिवाइन रियलम पे कैसे हो सकती है, एक इंडिस्ट्रक्टेबल सोल जो कि गॉड को देख सके, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर तुम एक ट्रू गॉड के डिसाइपल भी हो तो भी मेरे लिए इस बात को मानना काफी ज्यादा मुश्किल है। लू फेंग सोचता था सोल रियलम, लेकिन ह्यूमंस डायरेक्टली सोल रियलम के अंदर नहीं झांक सकते, आखिर इसको यहाँ पे कैसे पता कि मेरी सोल डिवाइन रियलम में है। लेकिन जैसे कि मुझे उस मास्टर ने बोला था कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ट्रू गॉड नहीं है, आखिर इस बंदे को कैसे पता कि मेरी सोल कौन सी रियलम में है, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले हम यहाँ पे की को गैदर करते हैं ताकि हम लोग इन एनर्जी रियलम पे आ सके। इसके अंदर हम हेवन एंड अर्थ से एनर्जी को गैदर करते हुए अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करते हैं। वही जो ग्रैंड मास्टर रियलम होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ होता है, इसके अंदर आप फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट करके ड्रैगन के अंदर चेंज करते हो। फिर उसके बाद आता है डिवाइन रियलम, जिसके अंदर आप अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन सोल में कन्वर्ट करते हो, जब आपकी बॉडी उस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो एक डिवाइन सोल को कैरी कर सके, तो वो अपने आप ही आपके सोल को डिवाइन सोल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है। लू फेंग बोलता है ठीक है मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इतना सब कुछ समझने का मुझे एक ही पता चल रही है कि मेरे सामने एक डिवाइन रियलम का बंदा है जिसको मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। फिर हम देखते यंग मास्टर यिन बोलते मैंने तुम्हारे स्ट्रेंथ को काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, अब मुझे यहाँ पे लगता है मुझे तुम्हें काफी सीरियसली लेना पड़ेगा। अब अपने फ्लैग के ऊपर एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। लू फेंग बोलता अगर तुम यहाँ पे सीरियस हो रहे हो तो मुझे भी लगता है सीरियस होना पड़ेगा। लू फेंग भी अपने वुड किंग स्वॉर्ड के ऊपर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसके सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। यंग मास्टर यिन वहाँ पे लू फेंग के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, वहीं लू फेंग भी लगातार उनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। यंग मास्टर यिन बोलते यहाँ पे गॉड के एक दो अटैक को ब्लॉक करने के बाद तुम अपने आप को ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो, लेकिन तभी हम देखते लू फेंग काफी स्पीड से यंग मास्टर यिन के पीछे आता है, जिसे देख के यंग मास्टर यिन काफी शॉक हुए होते हैं। लू फेंग अपने स्वॉर्ड के अंदर से वाइन्स को बाहर निकालते हुए यंग मास्टर यिन को पूरी तरह ढक देता है। वहीं पे यंग मास्टर यिन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उस पूरी वाइन्स को तोड़ देते हैं। यंग मास्टर यिन बोलते चींटी कहीं के तुम खुद को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ये बोल के वो वहाँ पे हंसने लगते हैं। लू फेंग बोलता आखिर तुम यहाँ पे किसके ऊपर हंस रहे हो। यंग मास्टर यिन बोलता और किसके ऊपर हंसूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर, तुम यहाँ पे चाहे कितना भी ट्राई कर लो तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। लेकिन हम देखते लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है तुमने अभी तक मेरी रियल पावर को देखा नहीं है। हम देखते लू फेंग ने वहाँ पे एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन बना लिया होता है। लू फेंग बोलता है क्योंकि मेरी सोल पावर कल्टिवेशन तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं है, तो चलो क्यों ना हम यहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी को कंपेयर करते हैं। ये बोलते हुए लू फेंग काफी स्पीड से यंग मास्टर यिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यंग मास्टर यिन ने वहाँ पे एनर्जी से बनी हुई शील्ड बना ली होती है, लेकिन लू फेंग के पंच की वजह से वहाँ पे क्रैक पड़ गए होते हैं। यंग मास्टर यिन सोचते इस कमीने की बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है, लू फेंग के अटैक की वजह से वो एनर्जी शील्ड वहाँ पे टूटने वाली होती है। लेकिन अचानक से हम देखते यंग मास्टर यिन लू फेंग के पीछे चले जाते हैं। यंग मास्टर यिन बोलते लू फेंग मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। मैंने यहाँ पे पहले सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प से तुम्हारे मास्टर को बुला लूँ और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अब यहाँ पे मेरा प्लान काफी चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पे तुम्हारे मास्टर और तुमको दोनों को ही मेरे मास्टर को दे दूंगा, क्योंकि तुम भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो। लू फेंग सोच रहा था कि ये कौन से मास्टर की बात कर रहा है। वैसे मैं पहले सोच रहा था आखिर ये बंदा इतना एरोगेंट क्यों है। यहाँ पे मुझे समझ में आ चुका है कि इस बंदे के पीछे भी कोई पावरफुल इंसान है। शायद से मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं ग्रेट फ्लेम डायनेमिक्स का किंग बन जाता हूँ तो मैं बहुत ही इजीली बहुत सारे मॉन्स्टर के टच में रह पाऊंगा और जल्दी जल्दी इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं एक इनविंसिबल गॉड बन सकूं। और अब क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी मेरे सामने इतना पावरफुल इंसान आ चुका है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरी मुश्किलें स्टार्ट ही हुई है।
यंग मास्टर यिन बोलते फटाफट से मेरे सामने सरेंडर कर दो और मेरी सारी बातें मान लो। तुम यहाँ पे और ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा करना पड़ेगा। ये बात तो तुम्हें भी क्लियरली पता है, चाहे तुम यहाँ पे कोई मेथड का यूज कर लो, तुम यहाँ पे मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। लू फेंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूं? ऐसा यहाँ पे कभी भी नहीं होने वाला। ये बोलते हुए वो यंग मास्टर यिन के ऊपर अटैक कर देता है। यंग मास्टर यिन बोलते तुम्हें यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अटैक नहीं करना चाहिए। हम देखते यंग मास्टर यिन की एनर्जी लू फेंग को पूरी तरह से घेर लेती है। यंग मास्टर यिन बोलते मैंने तुम्हें कैप्चर कर लिया, अब आराम से बैठकर तुम्हारे मास्टर का वेट करते हैं। लू फेंग सोचता था मुझे यहाँ पे सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन आखिर इसके एक भी अटैक मुझे बिल्कुल भी हर्ट क्यों नहीं कर रहा है। तभी लू फेंग को सिस्टम बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लेट हूँ। लू फेंग बोलता है सिस्टम आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिस्टम बताता कि आपके ऊपर यहाँ पे सिल्वर मून वुल्फ ने अटैक किया है, इसीलिए आपका डिफेंस लगातार 1 लाख पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। लू फेंग सोचता था सिस्टम आखिर तुमने क्या किया? अगर तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता। लू फेंग को बताया था कि कल्टीवेशन में लगातार 1 लाख पॉइंट इंक्रीज हो रही है, वहीं आपके एट्रीब्यूट भी लगातार 1 लाख पॉइंट से इंक्रीज हो रहे हैं। फिर लू फेंग को बताया था कि आपका डिफेंस अपर लिमिट पे पहुंच चुका है, इसीलिए आपका ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी एडवांस फॉर्म अपग्रेड होकर ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी अल्टीमेट फॉर्म बन चुका है। साथ ही में आपके पास थंडर कंट्रोल करने का टैलेंट भी आ चुका है। आपका कल्टीवेशन लेवल फियर्स एनर्जी रीलंग के सेकंड लेवल से बढ़ के फियर्स एनर्जी रीलंग के 4th लेवल पे पहुंच चुका है। वहीं आपका विंड एट्रीब्यूट लिमिट पे पहुंच चुका है, इसीलिए यहाँ पे आपको विंड गॉड बॉडी मिलती है। तभी लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देख के यंग मास्टर यिन काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं। यंग मास्टर यिन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वो यहाँ पे मेरे एनर्जी बैरियर से बाहर कैसे निकला। हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है क्या तुम मुझे ऐसे देख के काफी ज्यादा खुश हो? यंग मास्टर यिन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गए? तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑन द स्पॉट फाइट करते हुए कैसे बढ़ सकती है? लेकिन अगर तुम इस यंगस्टर के सामने सोच रहे हो कि तुम अपने पावर का ब्लफ कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लू फेंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा? तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वुल्फ डिमन हो, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपने आप को एक सेंट बोला। तुमने मुझसे यहाँ पे झूठ बोला है और मुझे झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है। ये बात सुनकर यंग मास्टर यिन काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं और सोचते आखिर इसको कैसे पता कि मैं यहाँ पे डीमन हूँ। ये बंदा यहाँ मेरी ट्रू आइडेंटिटी को जान चुका है, अब ये यहाँ पे मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकता। ये सोचते हुए वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लू फेंग बोला तुम सिर्फ एक वुल्फ डीमन हो और यहाँ पे तुम अपनी एबिलिटी को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ट्रू स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं। ये बोलते वो यहाँ पे यंग मास्टर यिन के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक यहाँ पे यंग मास्टर यिन को सीधे हिट करता है और तभी हम देखते हैं लू फेंग आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर यिन को काफी ज्यादा पंच मारता है। लू फेंग बोलता तुमने मुझे यहाँ भरोसा दिलाया, ह्यूमन रेस और डीमन को छोड़ के एक और अलग स्पीसीज भी होती है, लेकिन असलियत में तुम सिर्फ एक वुल्फ डीमन हो, एक कचरा वुल्फ डीमन। अब यहाँ पे फटाफट से एक बार अपनी हालत देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो? लू फेंग ने वहाँ पे मार के वुल्फ डीमन का मुंह सुझा दिया होता है। यंग मास्टर यिन लू फेंग के ऊपर एनर्जी से बने हुए साइक्लोन से अटैक करता है, लेकिन लू फेंग को उस साइक्लोन से कुछ भी नहीं होता। वो साइक्लोन सीधे जाकर लू फेंग को हिट करता है। यंग मास्टर यिन बोलते अब तुम्हें बात चलेगा आखिर रियल पावर किसे बोलते हैं। लू फेंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे पावरफुल इंसान के सामने इतना छोटा सा अटैक करने की। लू फेंग बहुत इजीली उस सारे अटैक को ले रहा होता है। ये देख के यंग मास्टर यिन बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है। लू फेंग बोलता है एक बात तो है, तुम्हारे अटैक ने मेरे बाल खराब कर दिए। यंग मास्टर यिन बोलते ह्यूमन रेस के गॉड भी इस अटैक को नहीं झेल सकते, तो आखिर इस अटैक से यहाँ पे तुम्हें एक भी स्क्रैच क्यों नहीं पड़ा? आखिर तुम हो कौन और तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो? लू फेंग बोलता है चीटी कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने वर्दी हो कि तुम यहाँ पे मेरे बारे में जान सको? हालांकि इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तुम्हें यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तुम यहाँ पे एक वुल्फ हो या फिर एक डॉग? तुम यहाँ पे आखिर इतने भौंकते क्यों हो? तुमने खुद को एक सेंट बताया, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे टैलेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। यंग मास्टर यिन बोलता कमीने कहीं के, तूने मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया, मैं तुझे यहाँ पे पक्का से मार दूंगा। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो, आखिर तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों है? तभी हम देखते यंग मास्टर यिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्सा होने के साथ ही वो काफी ज्यादा फूल रहा होता है। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई सेकंड फॉर्म है? हम देखते यंग मास्टर एक बहुत बड़े वुल्फ के अंदर चेंज हो गए होते हैं। लू फेंग बोलता है सिल्वर मून वुल्फ, तुम अभी जो थे तुम अचानक से चेंज हो गए। आखिर वो यंग मैन जो कि मेरे सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था वो कहाँ पे चला गया? शायद से वो यहाँ पे तुम्हारी ह्यूमन बॉडी है और ये तुम्हारा सेकंड और रियल फॉर्म है। हम देखते हैं वो सिल्वर मून वुल्फ पे काफी जोर चिल्लाता है। लू फेंग बोलता है सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने सेकंड फॉर्म के अंदर आ गए। मुझे यहाँ पे पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे दिल से मेरी हेल्प करना चाहते हो। आज से पहले मैं यहाँ पे किसी भी डिमन से नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे जितना सेंसिबल हो। मुझे यहाँ पे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे पक्का से गॉड बना के रहोगे। ये बोलते हुए लू फेंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लू फेंग बोलता है क्योंकि तुमने सेकंड फॉर्म निकाल दिया है तो मैं अभी अपनी ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी के अल्टीमेट फॉर्म को यूज करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं सिल्वर मून वुल्फ और लू फेंग दोनों अपनी फिश को टकराते हैं। लू फेंग को बताया था कि आपके ऊपर यहाँ पे सिल्वर मून वुल्फ ने अटैक किया है, इसीलिए आपका डिफेंस और कल्टीवेशन लगातार 2 लाख पॉइंट्स इंक्रीज हो रहा है। आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है
क्योंकि आप फियर्स एनर्जी रिलम के 7th लेवल पे पहुंच चुके हैं। लू फेंग बोलता है क्या यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी अल्टीमेट फॉर्म भी अपग्रेड हो सकती है। वहीं सिल्वर मून वुल्फ सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बंदे को अभी भी स्क्रैच नहीं लगा। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर काफी सारे अटैक किए और साथ ही में जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसकी कल्टीवेशन भी लगातार इंक्रीज हो रही है। अब चाहे ये बंदा जो भी हो और चाहे इसके पास कितनी पावर हो, मैं इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इसने मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। जैसे ही वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करता है, लू फेंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और ऐसे ही करते करते लू फेंग लगातार उस अटैक को डॉज कर रहा होता है। लू फेंग को बताया था कि आप यहाँ पे फियर्स एनर्जी रिलम के 8th लेवल में पहुंच चुके हैं। लू फेंग सोचा था मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरा लेवल बढ़ क्यों नहीं रहा, क्या सच में ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी की लिमिट है। तभी लू फेंग को बताया था कि आपका डिफेंस लिमिट पे पहुंच चुका है। आपकी ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी अल्टीमेट फॉर्म अपग्रेड होकर इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी के एलिमेंट्री लेवल में पहुंच चुकी है। तभी हम देखते लू फेंग वहाँ पे काफी जोर चिल्लाता है और अपने हाथ के ऊपर पंच बना लेता है। लू फेंग के पंच बनाने के साथ उसके हाथ के ऊपर ड्रैगन आ गया होता है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अपनी इमॉर्टल डिमोनिक ड्रैगन बॉडी को टेस्ट करना चाहता हूँ। सिल्वर मून वुल्फ वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है। वहीं लू फेंग भी उसके हाथ के ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है। उन दोनों के हाथ टकराते ही सिल्वर मून वुल्फ परेशान हो गया होता है। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ थी। हम देखते हैं सिल्वर मून वुल्फ वहाँ पे पीछे की तरफ हट जाता है। वहाँ पे उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसने मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा इंजर्ड भी कर दिया। लू फेंग बोलता क्या हो गया, क्या तुम्हारे पास यही लास्ट वर्ड थे। अपने पीछे से लू फेंग की आवाज सुन के सिल्वर मून वुल्फ काफी डर गया होता है। सिल्वर मून वुल्फ बोलता है तुम सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ पे जो सोल है वो मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हें मुझसे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। और अब मैं यहाँ पे फिजिकल फाइट बहुत ज्यादा कर चुका हूँ, अब यहाँ पे मेरा जो भी अटैक होने वाला है वो सबके सब सोल अटैक होंगे। ये बोलते हुए लू फेंग की तरफ काफी स्पीड से बढ़ने लगता है। लू फेंग बोलते हैं मैंने अपनी बॉडी और कल्टिवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो मेरी सोल जो कि अभी मेरे लिए काफी ज्यादा वीक पॉइंट बन रही है, चलो फटाफट मेरे सोल के ऊपर अटैक करके उसको भी स्ट्रॉन्ग कर दो। सच में तुम्हारे डीमन आजकल की दुनिया में मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, तुमने मेरे यहाँ पे हर तरीके से काफी ज्यादा फायदा किया है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड देना चाहिए। सिल्वर मून वुल्फ बोलता है तुम जितना एरोगेंट बन रहे हो उसका प्राइस तुम्हें पक्का से पे करना पड़ेगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अपना सोल अटैक करता है। लू फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है। लू फेंग को बताता है कि आपके ऊपर यहाँ पे सिल्वर मून वुल्फ ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी सोल पावर लगातार 2 लाख पॉइंट से इंक्रीज हो रही है। आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है कि आपकी सोल पावर लिमिट में पहुंच चुकी है। अब आपकी जो सोल है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक प्रॉपर डिवाइन सोल में चेंज हो चुकी है। अभी हम देखते हैं लू फेंग की बॉडी में से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है। सिल्वर मून वुल्फ बोलता है कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, तुमने यहाँ पे ऑन द स्पॉट ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। लू फेंग बोला ब्रेक थ्रू करने में तुमने मेरी हेल्प करी और तुम ही मुझसे पूछ रहे हो। सिल्वर मून वुल्फ बोलता है तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहाँ पे ऑन द स्पॉट भी ब्रेक थ्रू कर लेते हो। ये जो यंग मास्टर है वो भी तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी सोल अभी भी डिवाइन रिलम के अंदर एंटर करी है। ये बोलते वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर वापस अटैक करता है। लू फेंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे मजा आ रहा है, चलो यहाँ पे अटैक करते रहो। लेकिन हम देखते हैं उस अटैक से वहाँ पे लू फेंग को कुछ भी नहीं होता। वो सिल्वर मून वुल्फ काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलता है कि यहाँ पे मेरे किसी भी तरह का अटैक तुम्हारे पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पे मेरे सारे अटैक का ऑब्जर्व कर रहे हो। साथ ही में वो सोच रहा होता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं यहाँ पे पक्का से मारा जाऊंगा। फिर हम देखते सिल्वर मून वुल्फ वापस यंग मास्टर यीन के फॉर्म में आ गया होता है। लू फेंग आगे बढ़ते यंग मास्टर यीन को काफी ज्यादा एल्बो मारता है। यंग मास्टर यीन आसमान के अंदर उड़ जाते हैं। यंग मास्टर यीन बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, लेकिन अचानक से लू फेंग वहाँ पे यंग मास्टर यीन के सामने आ गया होता है। वहाँ से यंग मास्टर यीन को काफी ज्यादा पंच मारता है, जिससे यंग मास्टर यीन सीधे जाके जमीन में गिरते हैं। लेकिन इससे पहले यंग मास्टर यीन उठ पाते लू फेंग उन्हीं के ऊपर जंप कर देता है। लू फेंग बोला तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे तुम्हारा यूज करूंगा ताकि मैं तुम्हारे मास्टर को सामने लेके आ सकूं। तो अगर तुम्हें यहाँ पे खुद की लाइफ को बचाना है तो चलो फटाफट अपने मास्टर को बुलाओ। यंग मास्टर यीन स्माइल करते हुए बोलता है तुम यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी पार है, मेरे मास्टर की नजरों में तुम यहाँ पे चींटी के बरोबर भी नहीं हो। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा कुछ बड़ा करना पड़ेगा। यंग मास्टर यीन बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी हम देखते हैं लू फेंग यंग मास्टर यीन के सिस्टम के ऊपर अटैक कर देता है। यंग मास्टर यीन के दर्द से पूरा फर्स्ट कांप जाता है। यंग मास्टर यीन बोलते कमीने करके तूने क्या किया, तूने मुझे यहाँ पे किसी लायक का नहीं छोड़ा। 2 साल बाद जब मेरे मास्टर इस वर्ल्ड के अंदर उतरेंगे तो वो तुझे पक्का से मार देंगे। तूने जो यहाँ पे मेरे साथ किया है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, कोई डीमन भी यहाँ पे किसी के साथ ऐसा नहीं करता। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे 2 साल तक वेट नहीं कर सकता, तुम उनको अभी बुलाओ। यंग मास्टर यीन बोलता कि तू जैसा कमीना मेरे मास्टर की ग्रेटनेस कैसे समझ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता क्या कि मेरे मास्टर क्या है। तू बस यहाँ पे ये मान सकता है कि ये पूरा वर्ल्ड मेरे मास्टर के लिए गार्डन के बरोबर है और तुम लोग मेरे मास्टर की खुशी के लिए यहाँ पे घूमने वाले खिलौने हो।
लेकिन मैं यहाँ पे मेरे मास्टर सबसे लॉयल बंदा हूँ। मेरे मास्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर बाकी कोई मुझे वुल्फ बोलता है तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब यहाँ पे मेरे मास्टर मुझे वुल्फ बोलते हैं तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। मुझे यहाँ पे लगता है कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। लू फेंग बोलता है कि कुछ बंदों को क्या दिक्कत होती है, उनको यहाँ पे किसी का कुत्ता बनने में कितना ज्यादा मजा आता है। यंग मास्टर यिन बोलता है तुम जैसे लोग बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम अपनी कभी लाइफ में मेरे मास्टर से मिल भी सको। लू फेंग बोलता है ये ले हड्डी, और फटाफट से मेरे सामने 2 बार भौंक के दिखा। यंग मास्टर यिन बोलता है कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि अगर तू यहाँ पे मुझे हरा पा रहा है तो तू मेरे मास्टर के पास में जाके उनका लॉयल सबॉर्डिनेट बन जाएगा। लू फेंग तभी यंग मास्टर को काफी ज्यादा पंच मारता है और बोलता है कि तुझे यहाँ पे मुंह खोलने के लिए किसने बोला। तेरे मास्टर को यहाँ पे तेरे से बेवकूफ की जरूरत पड़ती होगी क्योंकि उसके पास यहाँ पे इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। मेरे जैसा इंसान उस जैसे बंदे के सामने कभी नहीं झुकेगा। और मुझे यहाँ पे लगता है कि तेरे पास कोई चांस नहीं है कि तू अपने मास्टर को बुला सके, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को बचा सको। अगर तुम मुझे यहाँ पे अपना लॉर्ड मान लेते हो और जैसे अपने मास्टर के साथ रह रहे थे बिल्कुल वैसे मेरे साथ रहते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को पक्का छोड़ दूंगा। यंग मास्टर यिन बोलता तू अपने सपने में सोच, तू अगर यहाँ पे चाहे तो मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूँ। ये सुनते लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे एक किक मार के यंग मास्टर यिन को मार देता है। यंग मास्टर यिन के पास लू फेंग को स्पेसिंग मिलती है। लू फेंग बोलता मुझे पक्का भरोसा है इस स्पेसिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होगी। यंग मास्टर यिन की स्पेसिंग में से बहुत सारे पैसे निकले होते हैं। लू फेंग बोलता है होली क्लैन इतना बढ़िया है तो मैं भी होली क्लैन में जाना पसंद करूंगा, लेकिन आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। यंग मास्टर यिन का मास्टर 2 साल से पहले वापस नहीं आने वाला। तभी लू फेंग सोचता क्यों ना मैं ही जाकर उसको ढूंढ लूं, क्योंकि वैसे भी जो सेंट्स होते हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद ह्यूमन वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यंग मास्टर यिन जैसे बहुत सारे लोग उनके पास होंगे। मुझे यहाँ पे इन सभी के बारे में और अच्छी तरीके से पता करना चाहिए था। अब से मैं यहाँ पे किसी को भी मारने से पहले अपना काम निकाल लूंगा। तभी लू फेंग को याद आता है वही मास्टर जो कि उसके रूम के अंदर आया था। लू फेंग बोलता है वो बंदा यहाँ पे डार्क वर्ल्ड से है। वो ये भी बोल रहा था कि 2 साल के अंदर मेरे मास्टर के ऊपर दिक्कत आने वाली है। इसका मतलब इन सब चीजों के बारे में उसको पक्का कुछ ना कुछ पता है। अगर मैं यहाँ पे उसको ढूंढ लेता हूँ तो मुझे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इससे पहले मैं उस मास्टर को ढूंढने के लिए जाऊँ मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम है। ये बोलते हुए वो फटाफट से इंपीरियल कैपिटल की तरफ चला जाता है। फिर हमें वहाँ पे इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। सारे गार्ड वहाँ पे अनाउंस कर रहे होते हैं इंपीरियल कैपिटल को नया एम्परर मिल चुका है। जो हमारे क्राउन प्रिंस थे वही हमारे नए एम्परर बने हैं। उस कमीने लू फेंग ने हमारे एम्परर को पॉइजन देके मार दिया और साथ ही में डीमंस की हेल्प से इंपीरियल कैपिटल को कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन अब आप सारे लोग सेफ है। लू फेंग यहाँ जा चुका है और हमने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को भी क्लियर कर दिया। इंपीरियल कैपिटल के अंदर अब कोई भी डीमन नहीं दिखेगा। वही हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अब एम्परर बन गया होता है। वो बोलता है काफी खुशी की बात है कि मैंने यंग मास्टर यिन की हेल्प करी, इतने मैं कभी भी यहाँ पे एम्परर नहीं बन पाता। हम देखते वहाँ पे एक इंपीरियल गार्ड आता है। प्रिंस बोलता है आखिर तुम्हें मुझसे यहाँ पे क्या चाहिए। वो गार्ड बोलता है हमने यहाँ पे रॉयल कैपिटल सारे मॉन्स्टर को हटा दिया है, यहाँ पे कैपिटल के अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा, साथ ही हमने सारे लोगों को सेफली घर पे भेज दिया। इन सारी चीजों की वजह से कैपिटल के सारे लोग आपको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों के दिल के अंदर पुराने एम्परर से भी ज्यादा इज्जत आपके लिए है। प्रिंस बोलता है क्या तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। वो गार्ड बोलता है हम बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। प्रिंस बोलता है क्या यहाँ पे लू फेंग का कुछ पता चला। गार्ड बोलता है नहीं हमें लू फेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। प्रिंस सोचा था पता भी कैसे चलेगा, यंग मास्टर यिन काफी ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पे ना सिर्फ लू फेंग को बल्कि इंपीरियल कैपिटल के सारे डीमन को भी मार सकते हैं। जब तक मैं यहाँ पे यंग मास्टर यिन की बात मानूंगा वो मेरी हेल्प करते रहेंगे और मुझे यहाँ पे इस थ्रोन के ऊपर बैठे रहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं मुझे यहाँ पे अपने बाकी भाई के बारे में सोचने की जरूरत है। वो लोग यहाँ मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। यंग मास्टर यिन एक डीमन है और डीमन को लोगों को खाना काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं जब तक उनको यहाँ पे उनका खाना देता रहूंगा वो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगे। अब बस वो यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए और सारा ब्लेम लू फेंग के ऊपर डाल दे। प्रिंस बोलता फटाफट 100 बॉयज और 100 गर्ल्स को ढूंढो, उनको यहाँ पे जाके जेल के अंदर डाल दो। वो गार्ड बोलता ठीक है मेजेस्टी आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। प्रिंस बोलता है मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आखिरकार ये थ्रोन मेरा हो ही गया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे लू फेंग एंटर करता है, बोलता है भतीजा आके तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। ये सुन के प्रिंस बोलता है कि यहाँ पे कौन है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। प्रिंस बोलता है लू फेंग तुम अभी तक मरे नहीं। प्रिंस बोलता है जल्दी जल्दी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड आओ और मुझे यहाँ पे आके बचाओ, लू फेंग मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाला है। इससे पहले हम देखते गार्ड वहाँ पे एंटर कर पाते। लू फेंग वहाँ पे काफी स्पीड से प्रिंस के पास पहुंच जाता है। लू फेंग बोलता है भतीजा तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो, लेकिन आखिर किस बात पे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने यहाँ पे कोई गलती करी है। लू फेंग को इतने पास देख प्रिंस काफी डर गया होता है। हम देखते हैं बहुत सारे गार्ड वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लू फेंग के आसपास एक एनर्जी शील्ड बन गई होती है। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो सारे गार्ड दूर जा गिरते हैं। प्रिंस के वहाँ पे डर के हमारे पसीने छूट रहे होते हैं। लू फेंग वहाँ पे उसको कॉलर से उठा के दूर फेंक देता है और वापस से वहाँ पे थ्रोन में बैठ जाता है। लू फेंग बोलता है थोड़े टाइम पहले ही मैं और ब्रदर एम्परर दोनों साथ में ड्रैगन चेयर पे बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके किसको पता था कि ब्रदर एम्परर का कमीना बेटा उन्हीं को मरवा देगा। सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है। प्रिंस बोलता है लू फेंग फालतू बात मत करो, मेरे फादर को तुमने यहाँ पे इमॉर्टल एनर्जी के अंदर पॉइजन देके मारा है
और ये यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोचना कि यंग मास्टर यिन के हाथों से तुम बच गए उसके बाद तुम यहाँ पे आके सेफली रह सकते हो। तुम्हारे पास जो डीमंस है वो तुमको यहाँ पे एम्पर नहीं बना सकते। मैं जो कि यहाँ का प्रेजेंट एम्पर हूँ वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी किसी बंदे को तुम्हें हाथ में लगाने देगा। लू फेंग बोला कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि यंग मास्टर यिन अभी भी जिंदा है और तुम्हारे सामने जो एम्पर बैठा है वही यहाँ का रियल एम्पर है। अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे सामने वॉर भी चालू करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी इनोसेंट इंसान मरे। यहाँ पे ऐसी कोई गलती करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। रही बात हमारे यंग मास्टर यिन की तो वो भी मेरे लिए यहाँ पे एक कचरा ही है। फिर लू फेंग अपने अदर वर्ल्ड स्पेस से अपने सारे डीमंस को बाहर निकालता है और बोलता है फटाफट से इंपीरियल कैपिटल के बाहर की साइड जाओ और वहाँ से यंग मास्टर यिन की बॉडी को उठा के लेके आ जाओ। वो सारे डीमंस बोलते हैं ठीक है मास्टर। लू फेंग की ये बात सुनकर प्रिंस काफी शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है मेरे जो डीमंस है वो सिल्वर मून वुल्फ की बॉडी लेने के लिए गए हैं, तुम बस उन्हें यहाँ पे 10 मिनट दो, वो तुम्हारे सामने बॉडी हाजिर कर देंगे। तभी हम देखते हैं प्रिंस बाहर जाके बहुत सारे लोग को लेके आ गया होता है। सबके सब बंदे काफी पावरफुल लग रहे होते हैं। प्रिंस बोलता है लू फेंग अगर तुम यहाँ पे सरेंडर करते हो ये उसके लिए काफी लेट हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। साथ ही में प्रिंस सोचा था ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे कोई भी बेवकूफी नहीं करी, मैंने यहाँ पे पहले से ही बहुत से एक्सपर्ट को रख रखा था। लू फेंग बोलता चलो देखते हैं क्या तुम यहाँ से भाग पाते हो। तभी हम देखते हैं लू फेंग के डीमंस लू फेंग को बताते हैं मास्टर हम यहाँ पे सिल्वर मून वुल्फ की बॉडी लेके आ गए। लू फेंग बोलता है प्रिंस अगर मैं तुम्हें एक और चांस दूं तो क्या तुम यहाँ पे अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांगोगे। प्रिंस बोलता है लू फेंग तुम अपने सपने में सोचो, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। लू फेंग बोलता चलो ठीक है फटाफट सिल्वर मून वुल्फ की बॉडी नीचे फेंको। हम देखते हैं वहाँ पोर्टल के अंदर सिल्वर मून वुल्फ की बॉडी गिरती है। प्रिंस बोलता है क्या तुमने यहाँ पे यंग मास्टर इनको मार दिया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, फिर तुमने यहाँ पे उनको कैसे मारा। लू फेंग बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, अगर तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं करते तो तुम्हारा भी हाल यही होने वाला है। प्रिंस बोला चलो हम सारे मिलकर एक साथ अटैक करते हैं, ये बंदा ऐसे नहीं मरने वाला। तभी हम देखते हैं इसी के साथ सारे एक्सपर्ट लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लू फेंग बोलता है क्या बस इतना ही, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने से मुझे मार सकते हो। लू फेंग वहाँ पे अपने सोल पावर के साथ उन सभी को पकड़ लेता है। ये सब देख के वो प्रिंस काफी शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है मैं तुम सभी का पापा हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पापा के सामने कुछ कर पाओगे। प्रिंस अब तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे नए फादर की एबिलिटी कितनी अच्छी है, तुम्हारी फादर की पावर को अब मैं तुम्हें खुद महसूस कराने वाला हूँ। ये बोलते हुए लू फेंग प्रिंस को मार देता है। प्रिंस के मरने के साथ ही लू फेंग एनर्जी रिलीज करना बंद कर देता है। लू फेंग बोलता है मुझे एक बात बताओ आखिर एम्परर बनने का क्या मतलब, तो आप ही का बेटा यहाँ पे आपको मार देता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर इसके अंदर एम्परर बनने का लालच क्यों था। रही बात अगर मेरी तो मैं यहाँ पे सिर्फ मजे के लिए एम्परर बनना चाहता था। मैं यहाँ पे चाहता कि इस कंट्री के ऊपर मैं और मेरे ब्रदर मिलकर रूल करे, लेकिन अब क्योंकि एम्परर यहाँ पे मर चुके हैं और साथ में प्रिंस भी मर चुका है तो इस वर्ल्ड को यहाँ पे मुझे अकेले चलाना पड़ेगा। ये सुन के वो सारे बंदे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि आखिर इसे क्या लगता है एम्परर बनना इतना इजी है। लू फेंग बोला तुम लोगों ने यहाँ पे जो भी सुना वो बिल्कुल सही था। फिर हम देखते हो सारे लोग बोलते ठीक है हम लोग समझ गए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। सारे बंदे सोच रहे जिस बंदे ने यहाँ पे प्रिंस को मारा आखिर हम उसकी बात क्यों सुनेंगे। लू फेंग बोलता है मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्रिंस को मारा है, तुम लोग के अंदर मेरे लिए ग्रस्त तो जरूर होगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे सामने कसम खाओ। ये बोलते हुए लू फेंग सब लोग के पास अपनी एनर्जी को भेज देता है। वो सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे कसम खाते हैं हम लोग किंग लू फेंग को सर्व करेंगे, तो भी किंग लू फेंग हमें यहाँ पे ऑर्डर देंगे हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे पनिश किया जाए। लू फेंग बोलता है ठीक है तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे सामने कसम खा ली है, तो चलो अब यहाँ से फटाफट से जाओ और ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के सारे मिनिस्टर को बुला के लाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं उनमें से कुछ बंदे लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे अचानक से अपने आप मारे जाते हैं। लू फेंग बोलता है मैं तुम लोग को यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा तुम लोगों ने मेरे सामने अभी अभी कसम खाई है, तो अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। तभी हम देखते हैं वो सारे लोग बोलने लगता है इसे क्या फर्क पड़ता कि अभी का एम्परर कौन है, वैसे भी पहले वाले एम्परर और प्रिंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, वैसे भी अभी यहाँ पे प्रिंस ने हमें बोला था तो बॉयज और सॉगर्स को ढूंढ के लेके आओ, ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। हम लोग को अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्परर का लास्ट नेम क्या है, वैसे भी यहाँ पे ये थ्रोन कभी भी हमारे हाथ में नहीं आ सकता। हमारे लिए सबसे जरूरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे जिंदा रह सके। फिर हम देखते हो सारे लोग लू फेंग के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं एम्परर आपकी उम्र यहाँ पे लंबी हो। लू फेंग बोलता चलो ठीक है मेरे ऑर्डर्स को मानो, जाके सारे मिनिस्टर को बुला के लेके आओ। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग बाहर घूमते हुए बोल रहा होता है ब्रदर एम्परर तुम्हारे कमीने बेटे ने तुम्हें खत्म कर दिया, अब जो यहाँ पे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी है वो अपने बेस्ट एरा की तरफ बढ़ेगी और वो एरा यहाँ पे बिलोंग करेगा मुझे मतलब लू फेंग को। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई भी करप्ट इंसान नहीं होगा, यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी डेवलप होगी और लड़कियां यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर घूम पाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले विलन की तरह स्टार्ट किया था लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और ऐसे रहने की जरूरत है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग से पूछते हैं एम्परर आखिर आप कौन से क्वीन के पैलेस में रहना चाहेंगे। ये सुनकर लू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बंदा बोलता है एम्परर आखिर आपको कौन से क्वीन के पैलेस में रहना है, प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग आप अब नए एम्परर है तो इसीलिए पैलेस के अंदर जो भी क्वीन है वो सब की सब आपकी हुई। ये रही वो बुक जिसके अंदर आप क्वींस को चूज कर सकते हैं। लू फेंग सोच रहा था तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा टीवी ड्रामा के अंदर दिखाया जाता है। वो बंदा बोलता है आप अब नए किंग है तो आपको किसी न किसी को तो चूज करना ही पड़ेगा।
वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप अकेले बैठ के रेस्ट कर सकते हो। लू फेंग सोचा था एम्पर को पता है आखिर ब्यूटीफुल लड़की के साथ कैसे मजे करते हैं। इस बुक के अंदर जितनी भी लड़की वो काफी ज्यादा सुंदर है। वो बंदा बोलता है एम्पर क्या आपने चूज कर लिया। लू फेंग बोलता जाके कॉन्कोबाइन शू, कॉन्कोबाइन जियान, कॉन्कोबाइन वर्ची और कॉन्कोबाइन रू को बुला के लाओ। लू फेंग सोचा था मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी ब्यूटी तो सबकी सब काफी ज्यादा सुंदर है। मुझे तो यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा मेरे पास यहाँ पे खुद का हैरम होगा। वैसे ही ब्रदर एम्पर अब यहाँ से जा चुका है, मुझे यहाँ पे सारी चीजों का ध्यान रखना ही होगा। वो बंदा बोलता है ठीक है एम्पर, मैं उन सभी को आपके पास भेज दूंगा। लू फेंग बोलता है मेरा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मैं यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करूंगा। मेरे ब्रदर एम्पर यहाँ पे मर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर इस सिटी के अंदर बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, तो इसलिए सारी चीजें काफी जल्दी करना। वो बंदा बोलता है ठीक है एम्पर, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि उन सारी लेडीज को यहाँ पे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है, उन लोग यहाँ पे तैयार भी तो होना होगा। मैं एक काम करना उन सभी को मेरे यांगशिंग पैलेस में भेज देना। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ से निकल जाता है, सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि उसको बहुत ज्यादा मजा आए। फिर हमें लू फेंग के यांगशिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग वहाँ पे काफी देर से बैठ के इंतजार कर रहा होता है, बोलता है आखिर मुझे यहाँ पे और कितना वेट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहा हूँ। क्या सच में उन लोगों को तैयार होने में इतना ज्यादा टाइम लग गया? ऐसा तो नहीं कि वो सारे कंकमैन अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो कि एम्पर अभी अभी मरे हैं, वो लोग यहाँ पे मेरे पास नहीं आना चाहती हो। अभी लू फेंग को बताया जाता है कि लेडीज यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन तभी हम देखते हैं लू फेंग उन लेडीज को देख के काफी ज्यादा शॉक होता है। वो बंदा बोलता है एम्पर लू फेंग, कंकोबाइन शू, कंकोबाइन सियान, कंकोबाइन हुई, कंकोबाइन वर्ची और कंकोबाइन रू आ चुकी है। लू फेंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने जो मुझे बुक दिखाई थी उसके अंदर पिक्चर बिल्कुल अलग थी, वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा सुंदर थी और यंग थी, लेकिन तुम यहाँ पे मेरे सामने ओल्ड लेडीज को उठा के लेके आ गए, कहीं तुम मेरे साथ में यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं कर रहे? वो बंदा बोलता है एम्पर मैं आपको ये बताना भूल गया, इस बुक के अंदर जो भी पिक्चर है वो काफी ज्यादा पुरानी है। ये सारी लड़कियां जब यंग हुआ करती थी तो ये बिल्कुल ऐसी दिखती थी। हमारे जो पुराने एम्पर थे वो ऑलरेडी अपने 120th बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 80 ईयर्स की एज तक कंकोबाइन को चूज किया। उसके बाद जो हमारे एम्पर थे वो इमॉर्टल एलेक्सी के पीछे पागल हो गए, इसीलिए उन्हें पैलेस के अंदर किसी भी कंकोबाइन को लेके नहीं आए। लू फेंग बोलता है इसका मतलब एम्पर ने 80 ईयर्स के एज से किसी को भी चूज करना छोड़ दिया, मतलब यहाँ की जो यंगेस्ट कंकोबाइन होगी वो भी 40 ईयर्स की होगी। वो बंदा बोलता है हाँ एम्पर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यहाँ की जो यंगेस्ट कंकोबाइन है वो 52 ईयर्स की है, लेकिन आप ही ने तो मुझे बोला था कि आप एम्पर की लेडीज का ध्यान रखेंगे, तो आखिर यहाँ पे ध्यान रखने से एज का क्या लेन देना? लेकिन हम देखते ये सारी बात सुनकर लू फेंग काफी परेशान हो गया होता है। लू फेंग बोलता है उसको मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, यहाँ पे जो भी कंकोबाइन है उससे 50 साल से ऊपर की है, वो लोग मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर है और मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ, शायद से उन लोग को मेरे कंफर्ट की कोई जरूरत नहीं। वो बंदा बोलता है एम्पर वैसे हमारे पुराने एम्पर का कोई बच्चा 40 साल पहले हुआ था, 40 साल से अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। लू फेंग बोलता है नहीं नहीं ताई तुम यहाँ पे कुछ भी बोलो, मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, मेरी बात ध्यान से ये सब लोग काफी ज्यादा मैच्योर है और इन लोग को यहाँ पे मेरे कंफर्ट की कोई जरूरत नहीं। साथ ही में लू फेंग सोच रहा था कि एम्पर कर क्या रहा था कि पूरे पैलेस के अंदर एक भी यंग प्रेजेंट नहीं है। अगर एम्पर मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, तुमने यहाँ पे 40 साल बिना मजे के लिए निकाल दिए कि तुम्हारे लिए यहाँ पे इमॉर्टल एलेक्सी कितना ज्यादा जरूरी था, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे इमॉर्टल एलेक्सी मिलते ही तुम्हारे बेटे ने तुम्हें मार दिया। वो बंदा बोलता है एम्पर तो आखिर इन लेडीज का क्या करना है? लू फेंग बोलता है इन सभी को वापस लेके चले जाओ। वो बंदा बोलता है ठीक है एम्पर मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। तभी लू फेंग अचानक से बोलता है 1 मिनट रुको, ऐसे मुझे एक बात है, प्रिंस के ओरिजिनल मेंशन के अंदर मेरी सारी मेट जा चुकी है, तो क्या मेरी वो मेट्स अभी भी वहीं पे है? वो बंदा बोलता है एम्पर हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो सारी मेट्स वहीं पे है। फिर हम देखते हैं लू फेंग के पैलेस के अंदर वो सारी मेट्स आ गई होती है। लू फेंग सोचता था एक सुंदर से पैलेस के अंदर इतनी सुंदर सीनरी काफी अच्छी लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ वापस से वही बंदा आ जाता है। वो बंदा बोलता है एम्पर मॉर्निंग कॉट का टाइम हो चुका है। लू फेंग बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ। हम देखते हैं वहाँ पे मॉर्निंग कॉट के अंदर लू फेंग को सारे लोग ग्रीट कर रहे होते हैं। लू फेंग बोलता है क्या यहाँ पे सारे मिनिस्टर आ चुके हैं? वो सारे मिनिस्टर बोलते हैं हाँ एम्पर हम यहाँ पे आ गए। तभी वो बंदा बोलता है अगर तुम लोग के पास यहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए है तो फटाफट से बोलो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे एक बंदा बोलता है ग्रेट एम्पर मेरा नाम है लू सिंग फाई। लू फेंग बोलता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, कि इस कोर्ट के अंदर तुम्हें मुझसे क्या बोलना है? लू सिंग फाई बोलता है एम्पर मैं आपका एक मिनिस्टर हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप किसी को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे अपॉइंट करें, और साथ ही मुझे यहाँ पे लेट एम्पर के फ्यूनरल के बारे में पूछना था, और साथ ही में प्रिंस प्रिंसेस और कंकोबाइन इन सभी का क्या करना है, इन लोग को आखिर यहाँ पे क्या पोजीशन दी जाए? लू फेंग बोलता है यहाँ पे जो भी बात है वो सब मेरे ब्रदर एम्पर के बारे में है। मेरे ब्रदर एम्पर लाइफ के अंदर काफी ज्यादा सिंपल इंसान थे, लेकिन उनको यहाँ पे उनके ही बेटे ने बहुत ही बुद्धि से मार दिया, तो तुम लोग को यहाँ पे एक इंपीरियल म्यूजियम बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रदर एम्पर के लिए एक अच्छी जगह ढूंढो और वहाँ पे इनको गाड़ दो। वहीं ये बात की जाए बाकी सारे प्रिंस की तो उन लोगों को यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा। मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे सभी को एक कॉमन इंसान बना दो, तुम लोग को यहाँ पे एक पैलेस दे देना जहाँ पे वो लोग रह सके, यहाँ पे वो लोग नॉर्मल लाइफ जीने के बाद ही एक्सपीरियंस को गेन करेंगे। और रही बात उनकी वाइफ और डॉटर की, तो मैंने ब्रदर एम्पर को प्रॉमिस किया था कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा, तो उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं उनको सपोर्ट पक्का से करूंगा।
वो बंदा वहाँ पे सोच रहा था ये एम्पर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे ये बात हम लोग सिविल और मिलिट्री को कैसे समझाएंगे, ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा फालतू बात लग रही है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे थे एम्पर का दिल काफी ज्यादा बड़ा है, उनकी सच्चाई को यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर हर जगह जाना जाएगा। वो बंदा सोच रहा था चलो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं हुई, मुझे लगता है मैं यहाँ पे ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर लू फेंग बोलता है क्या यहाँ पे किसी को कुछ बोलना है, अगर तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना तो तुम लोग यहाँ जा सकते हो, मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारे काम है। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता मैं यहाँ पे अपनी लड़की को ज्यादा देर इंतजार नहीं करा सकता। लू सिंगफाई बोलता है मुझे यहाँ पे आपसे एक और चीज बोलनी है, हमारे एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर काफी ज्यादा सूखा पड़ चुका है, लोग के लिए वहाँ पे फसल उगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोर्ट से उनके लिए हेल्प मांगना चाहूंगा। और साथ ही में जिन लोगों को डिजास्टर से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है उन लोगों को कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ पैसे मिले ताकि वो लोग यहाँ पे वापस अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके। लू फेंग बोलता है यहाँ पे 1 मिनट रुको, हम यहाँ पे डिजास्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना होगा क्या कि हमारे एम्पायर के अंदर कहाँ कहाँ करप्शन चल रहा है। लू फेंग की बात सुन के वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लू फेंग बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पे करप्शन नहीं करते, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है मैं एम्पायर कैसे बनाऊं, मैं ही पहले यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर काम किया करता था, तो क्या मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ करप्शन होता है, तो क्या यहाँ पे बात करने के सबसे पहला मैटर करप्शन नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं सारे मिनिस्टर अपने घुटनों पे आते और बोलते हैं एम्पर हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी करप्शन नहीं करते, हमें नहीं पता आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं। लू फेंग बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे फालतू बात नहीं सुननी, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूंगा कि तुम लोग करप्शन के मैटर पे ध्यान दो, फ्यूचर के अंदर तुम लोग को यहाँ पे मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे, तो इसीलिए ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ पे कोई भी करप्शन ना करो। वो सारे मिनिस्टर बोलते ठीक है हम लोग समझ गए। लू फेंग बोलता फिर ठीक है तुम लोग यहाँ जा सकते हो, अगर तुम लोग को यहाँ पे मेरे साथ कुछ भी डिस्कस करना है सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सही से पहचान के आना। फिर हम देखते हैं लू फेंग वापस से यांगशिंग पैलेस के अंदर आ गया होता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे लड़की के पास जाने वाला होता है वो बंदा उसको रोक लेता है। वो बोलता है एम्पर अभी आपका टाइम सिस्टम करने का नहीं है, बल्कि आपको यहाँ सबसे पहले चल के पढ़ाई करनी होगी। वहीं पे हमें लू फेंग को दिखाया था जो कि पढ़ते पढ़ते सो गया होता है। वो बंदा आके वहाँ पे बुक रख देता है और गेट को बंद करते हुए बोलता है एम्पर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, आप यहाँ पे सो नहीं सकते। लू फेंग चिल्लाते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे एम्पर नहीं बनना, मैं यहाँ पे कमरे में बैठ कर पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। लू फेंग उस कमरे से भाग रहा होता है, तभी वो बंदा बोलता है एम्पर आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, हमारे जो पुराने एम्पर थे उनके प्रिंस और प्रिंसेस को उनकी पोजीशन से हटा के कॉमन इंसान बना दिया गया है, तो इसीलिए अब वो लोग इस थ्रोन को नहीं ले सकते। जो किंग यहाँ पे दूसरे सरनेम से है वो सब के सब आपको फॉलो कर रहे हैं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो नया एम्पर बन सके। यहाँ पे कोर्ट के अंदर काफी दिनों से बॉर्डर एरिया के बारे में बात नहीं हुई है, तो आपको सबसे पहले जाके ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के बॉर्डर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लू फेंग सोचा था कि क्या फालतू बात है, आखिर यहाँ पे एक एम्पर को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन 1 मिनट रुको मुझे यहाँ पे शांत होना होगा, सिर्फ यहाँ पे एक एम्पर नहीं जो कि कंट्री को चलाता है। ये सब सोचते हुए लू फेंग बोलता है हम लोग इस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं, उस तरीके से इस कंट्री को चलाना काफी आसान हो जाएगा। वो बंदा बोलता कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही में बंदा सोच रहा था कि हम क्या करने की सोच रहे हैं, कहीं हमने पिछले 2 दिनों के अंदर हम पे ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया, वो इस कंट्री को किसी और को बेचने की सोच रहे हैं। लू फेंग बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम फटाफट सिविल और मिलिट्री ऑफिसर को बुलाओ, मैं उनसे यहाँ पे एक मीटिंग करना चाहता हूँ। वो बंदा बोलता है ठीक है एम्पर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। फिर हमें वहाँ पे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सारे सिविल और मिलिट्री के ऑफिशियल बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे आज इस टाइम पे कोर्ट क्यों लगी है, क्या यहाँ पे कंट्री के अंदर कुछ बड़ी चीज हुई है, प्लीज एम्पर आप हमें इस बारे में बताइए, हम यहाँ पे सोच के बहुत ज्यादा परेशान हैं, कहीं यहाँ पे हमारी कंट्री का कुछ बुरा तो नहीं हुआ। लू फेंग बोलता है तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैंने तुम लोग को यहाँ पे इस वजह से नहीं बुलाया, आज मैं तुम लोग के साथ एक चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे नेशनल सिस्टम को चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे सदियों से ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर कोई भी एम्पर ही रूल करता आया है, लेकिन तुम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो ब्रदर एम्पर थे वो काफी टैलेंटेड थे, वो यहाँ पे काफी अच्छे तरह से वर्ल्ड को रूल कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए उनके बच्चों की तो किसी भी लायक नहीं है। जो बंदा प्रिंस था उसने थ्रोन के लिए अपने फादर को ही मार दिया, वहीं जो बाकी सारे प्रिंस है वो कॉमन बंदे बन चुके हैं, उन लोग को यहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ रही है। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अगर एक रूलर का बेटा रूलर बनेगा तो आखिर यहाँ पे क्या गारंटी कि वो इतना ही अच्छा एम्पर बनेगा जितना पिछला वाला था। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पे कैबिनेट को एस्टेब्लिश करेंगे, वो कैबिनेट यहाँ पे इंपीरियल पावर को शेयर करेगी। सारे बंदे बोलने लगते हैं आखिर आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लू फेंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे भूल चुके हो कि तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे सामने एक कसम खाई थी, मैंने यहाँ पे तुम लोगों के साथ में मैटर इसलिए डिस्कस किया कि तुम लोग के साथ यहाँ पे पावर्स को बांटने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तुम लोग अगर मुझे यहाँ पे धोखा देते हो तो तुम लोग पक्का से मारे जाओगे, तो इसीलिए मैं तुम लोग को यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ यहाँ पे तुम लोग की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तुम लोग को अलग अलग मिनिस्टर बनाया जाएगा, और जो मिनिस्टर को चुना जाएगा सिर्फ वही कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और ये कैबिनेट यहाँ पे एम्पर के साथ मिलके इस वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी। ये बात सुन के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं। लू जियांग, इंपीरियल मार्शल लिन मुबाई, तुम तीनों मुझे काफी ज्यादा लॉयल लगते हो, इसीलिए इस मैटर की जिम्मेदारी मैं यहाँ पे तुम लोग को देता हूँ। वो तीनों बोलते ठीक है एम्पर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। लू फेंग वहाँ पे जैसे ही अनाउंस करता है कि यहाँ पे कैबिनेट पावर को शेयर करेगी, और इस कैबिनेट को यहाँ पे लू जियांगफाई, लिन मुबाई और सीटुकोंग संभालेंगे। उन तीनों ने वहाँ पे मिनिस्टर को सिलेक्ट करना चालू किया। सारे मैटर के अंदर हर एक सिटीजन का पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा जरूरी था।
और इन सब चीजों के कंप्लीट होने के साथ ही रेड फ्लेम डायनेस्टी डेमोक्रेटिक को गवर्नेंस कंट्री बन गई। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उन लोगों को बता देता है कि मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे फर्श के अंदर आ गया होता है और फैंटम मास्क का यूज करते हुए गॉड के अंदर चेंज हो जाता है। लू फेंग बोलता है अब मैं यहाँ पे एक रियल गॉड बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उस तालिस्मन को एक्टिव करता है। लू फेंग के तालिस्मन को एक्टिव करते ही वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से वही ओल्ड मास्टर बाहर निकलता है। ओल्ड मास्टर बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ आखिर आप कौन है? लू फेंग बोलता है शायद तुम मास्टर जियो मिंगजी हो, क्या मैं यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? ये सुन के वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मास्टर बोलता है हाँ मैं हूँ जियो मिंगजी, गॉड मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर आपका नाम क्या है? लू फेंग बोलता है मेरा नाम है लू सेंगुई, मैंने यहाँ पे अपने डिसाइपल लू फेंग से आपके बारे में सुना और अब क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री था इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिल लिया जाए। जियो मिंगजी बोलता है इसका मतलब सच में लू फेंग के मास्टर है? लू फेंग बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, मैं ही लू फेंग का मास्टर हूँ। मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए इसलिए आया ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि जो तबाही यहाँ पे 100 साल बाद आने वाली थी वो अब 2 साल के अंदर ही आएगी। आखिर आप यहाँ पे कौन से डार्क वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे? मैं इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। जियो मिंगजी बोलता है मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ क्या आप ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं? अगर आपको मेरे क्वेश्चन का बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये मेरे लिए काफी जरूरी है। लू फेंग बोलता लगता है आपके डार्क वर्ल्ड के रूल्स में से एक है, क्या यहाँ पे आपके डार्क वर्ल्ड के नसीब में से ह्यूमन रेस घुस सकती है? मुझे नहीं पता आखिर मुझे कैसे चेक करेंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जियो मिंगजी अपने पास से एक मिरर निकालता है और बोलता है इस मिरर को बोलते हैं डीमन मिरर। ये जो डीमन मिरर है ये डीमंस के ऑरा को सेंस करता है। अगर आप इस मिरर के अंदर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर आप डीमन है कि नहीं। लू फेंग बोलता है ये तो बिल्कुल उसी डीमन मिरर की तरह है जो कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर प्रेजेंट है। जियो मिंगजी बोलता है हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह है, डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जो मिरर रखा हुआ है वो इसकी कॉपी है। यहाँ तक कि डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जो डीमन मिरर है वो डार्क वर्ल्ड को देख के रखा गया है। लू फेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही में वो सोच रहा होता है कि ब्लड डीमन भी वहाँ पे डीमन मिरर से नहीं बच पाया था, फिर डीमन मिरर को यहाँ पे रिफाइन करना एक गॉड का मेथड है, इसमें यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्जन है वो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। जियो मिंगजी बोलता है डार्क वर्ल्ड के लोग इस वर्ल्ड के अंदर ज्यादा नहीं आते, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे ह्यूमंस ही है, हम लोग यहाँ पे इस वर्ल्ड का काफी अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने डीमन मिरर को रिफाइन किया। लू फेंग बोलता है ठीक है आप मुझे चेक कर लीजिए कि आखिर मैं डीमन हूँ या नहीं। जियो मिंगजी बोलता है ठीक है प्लीज आप ऑफेंड मत होना। ये बोल के वो वहाँ पे लू फेंग को चेक करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग को चेक करने के बाद वो बोलता है उसमें हमारी तरह ही हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सब कुछ सच बताता हूँ। यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है क्योंकि डीमंस को हेवन का रास्ता मिल चुका है, इसी वजह से ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम लोग को यहाँ पे काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। लू फेंग बोलता है क्या हेवन में जाने का रास्ता आखिर ये कहाँ पे है और वो रास्ता आखिर डीमंस को कैसे मिल गया? जियो मिंगजी बोलता है जैसे जैसे हमारा रियल में डीप होता जाता है वैसे वैसे हमारे सामने हेवन का रास्ता क्लियर होता जाता है। जब आप भी यहाँ पे गॉड के रास्ते पे गए होगे तो आपको भी काफी अजीब चीजें मिली होगी। लू फेंग बोलता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी वो फील किए थे। लू फेंग सोचा था कि क्या फालतू बात कर रहा है, मैं आखिर यहाँ पे हेवन को कैसे फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फियर्स एनर्जी रियलम पे हूँ। जियो मिंगजी बोलता है पिछले कुछ सालों के अंदर हेवन का रास्ता एविल स्पिरिट की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गया है, यही वजह कि ये ह्यूमन की कल्टिवेशन को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा और यही वजह कि बहुत ही कम लोग डिवाइन रियलम तक पहुंच पा रहे हैं। लू फेंग बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है कि हेवन यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी से इन्फेक्ट हो चुका है, आखिर यहाँ पे डिमोनिक पावर इतना पावरफुल कब बन गया? जियो मिंगजी बोलता है मैं यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियरली बताता हूँ, तो प्लीज आप मेरी बात ध्यान सुनना। ये जो वर्ल्ड ये स्मॉल वर्ल्ड, मीडियम वर्ल्ड और लार्ज वर्ल्ड के अंदर डिवाइडेड है, जो कि यहाँ पे लो से हाई की तरफ जाता है और ये सारे वर्ल्ड जिस स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसको बाउंड्री सी बोलते हैं। और ये जो हमारा वर्ल्ड है ये एक स्मॉल वर्ल्ड है और वही जो कैंग मिंगजी है वो एक बिग वर्ल्ड है। लेकिन आज से 5000 साल पहले एविल क्रिएचर की वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई। हमारे वर्ल्ड को यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सेंट ने कैप्चर कर लिया। हमारे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के बाद उसने यहाँ पे हेवन के रास्ते को रिफाइन करने का कंट्रोल करने का ट्राई किया और ऐसे ही करते करते ये स्टेट में एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। लू फेंग बोलता है आपके कहने का मतलब अपर रीजन का सेंट डीमन है। साथ ही में वो सोच रहा होता है ये डीमंस के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे आके सारे ह्यूमंस को मार दे, लेकिन आखिर यहाँ पे सेंट एस्टेट में डीमन कैसे हो सकते हैं? जियो मिंगजी बोलता आपने यहाँ पे जो भी समझा वो बिल्कुल सही था। लू फेंग बोलता है मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। जियो मिंगजी बोलता है आप क्या बोल रहे हैं, आप इतनी जल्दी मेरी बात के लिए मान गए, पक्का पे मेरे साथ कुछ स्कैम नहीं करे है ना? लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इसीलिए मैं इतनी जल्दी मान गया, लेकिन फिर भी आप मेरी इस बात को समझ सकते हैं, मैंने यहाँ तक कल्टीवेट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है और अगर यहाँ पे आके मैं मारा जाता हूँ तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं होगा, वो भी यहाँ पे उस डिजास्टर के लिए जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग के साथ इन्वॉल्व होके इन सारी तबाही को आने से पहले ही रोकना चाहता हूँ। लगता है मुझे यहाँ पे पहले डार्क वर्ल्ड के बारे में पता करना चाहिए था, मेरे पास यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। डार्क वर्ल्ड के बारे में मुझे यहाँ पे आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाई है और साथ ही में मैंने यहाँ पे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के एम्परर की लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत पढ़ा था। मुझे यहाँ पे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप कॉमन लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और वही सेम मेंटालिटी मेरी भी है,
तो मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपका एलाई बन के डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। ज्यूमिंग जी काफी ज्यादा परेशान होता है और बोलता है क्या मैंने यहाँ पे इतनी सारी बातें कही थी? मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी। लू फेंग बोलता है हाँ आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई है, यही तो बात है कि मैं यहाँ पे एग्री हो पाया हूँ। वहीं हम देखते हैं लू फेंग ने अपने पीछे अदरवर्ल्ड स्पेस को खोल दिया होता है। फिर लू फेंग बोलता है वो देखो सामने डीमन। हम देखते हैं ज्यूमिंग जी हमारे पीछे की तरफ देखने लगता है। लू फेंग पीछे घूमते हुए फ्रॉग मॉन्स्टर को बोलता है। लू फेंग बोलता है मेरे पास यहाँ फटाफट चाय की टेबल और बाकी सारा चाय का सामान दे दो। ज्यूमिंग जी बोलता है आखिर डीमन कहाँ पे है, मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा? हम देखते हैं फ्रॉग मॉन्स्टर ने वहाँ पे सारी टेबल को लगा दिया होता है। लू फेंग बोलता लगता है वो आसमान से एक लाइट की रे जा रही थी तो दिखने में बिल्कुल उसी डीमन की तरह लग रही थी जिसे मैं पहले एक बार फेस कर चुका हूँ। लगता है मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं सही से वहाँ पे देख भी नहीं पाया कि आखिर वहाँ पे था क्या। ज्यूमिंग जी बोलता लगता है आपने पहले से ही बहुत सारे डीमन से फाइट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लू फेंग बोलते यहाँ पे हम लोग को बात करते हुए काफी टाइम हो गया, चलिए हम लोग यहाँ पे अपने थोड़े मुंह को आराम देते हैं, प्लीज यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीजिए। ज्यूमिंग जी बोलता आखिर इस जगह पे चाय की टेबल आई कहाँ से? लू फेंग बोलता आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिवाइन रियल में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज करने की एबिलिटी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी वैसे यहाँ पे आपके साथ बहुत लंबी बातचीत करना चाहता था, चलिए यहाँ पे चाय पीते पीते आराम से बात करते हैं। और प्लीज हाँ मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी था, इसीलिए अगर आपको चाय का टेस्ट अच्छा ना लगे तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लू फेंग सोचा था कमीने बुड्ढे मास्टर कहीं के, तू मुझे यहाँ पे अभी क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहा, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुझे थोड़ा शौक किया जाए ताकि तू मेरे लिए यहाँ पे कुछ काम की चीज बताए। अगर तू मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी यूजफुल नहीं लगा तो मैं जाके किसी डीमन को ढूंढ लूंगा और आराम से बैठ के प्रैक्टिस करूंगा। लू फेंग बोलता है क्या हुआ, आखिर आप बैठ क्यों नहीं रहे, क्या आपको यहाँ पे कोई और चीज परेशान कर रही है? ज्यूमिंग जी बोलते फिर ठीक है, फिर हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं। ज्यूमिंग जी बोलता है हम लोग यहाँ पे जिन डीमन की बात कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे इस रियल से बिलोंग नहीं करते, वो सारे होली रेस से हैं जो कि अपर रियल में होते हैं, और ये जो डीमंस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ हमारे डीमन से काफी ज्यादा होती है। लू फेंग बोलता है अच्छा फिर आगे क्या हुआ? ज्यूमिंग जी बोलते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर लिमिटेड हेवन एंड अर्थ की एनर्जी होने की वजह से हमारे कल्टीवेशन करने की एक ना एक लिमिट होती है। आप यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल डिवाइन रियलम तक पहुँच पाओगे, लेकिन अगर आप वहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हो और अपने रियलम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो रियलम में आगे बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा वाइटलिटी चाहिए होगी। हालांकि एक बंदा जो कि डिवाइन रियलम पे होता है वो भी हजारों साल जी सकता है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ स्पैन लगातार खत्म होती जाती है। आज से 5000 साल पहले कुछ पावरफुल लोग जो कि अपने डिवाइन रियलम के पीक पे थे, उन्होंने अपने लाइफ स्पैन के एंड पे इमोर्टलिटी का ट्राई किया, लेकिन वो उसके अंदर सक्सीड नहीं हो पाए। एंड के अंदर उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक स्क्रोल मिला। लू फेंग बोलता है क्या डिमोनिक स्क्रोल? ज्यूमिंग जी बोलते क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे डीमन से फाइट कर चुके हैं, शायद से मुझे यहाँ पे लगता है कि डीमन स्क्रोल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। लू फेंग बोलता है थोड़ा थोड़ा तो मैं जानता हूँ। ज्यूमिंग जी बोलता है ठीक है आप प्लीज मुझे बताइए कि आखिर आप इसके बारे में क्या जानते हैं। लू फेंग बोलता है ये जो बुढ़ा कमीना है काफी चालाक है, ये मुझसे यहाँ पे डीमन स्क्रोल के बारे में जानना चाहता है। लू फेंग ज्यूमिंग जी को वहाँ पे चाय सर्व करते हुए बोलता है हेवनली डीमन स्क्रोल एक ऐसा स्क्रोल है जिसको यहाँ पे हेवनली डीमन कंट्रोल करता है, वो स्क्रोल की हेल्प से वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कम्युनिकेट कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने उसकी हेल्प से कम्युनिकेट किया भी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों ने स्क्रोल का यूज किया और बार बार यूज करने की वजह से हमारे वर्ल्ड की लोकेशन हर जगह एक्सपोज हो गई, और यही वजह है कि अब यहाँ पे एक डिजास्टर आने वाला है। ज्यूमिंग जी बोलता लगता है आप यहाँ पे डीमंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लू फेंग बोलता आपके ऐसा कहने के लिए थैंक यू, लेकिन मैंने बस यहाँ पे कुछ बुक्स पढ़ी है और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जानना चाहता हूँ आखिर अपर रियल के लोग का ये सब करने का क्या मतलब है? ज्यूमिंग जी बोलता है वो लोग यहाँ पे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि स्मॉल वर्ल्ड के ह्यूमन के अंदर इंटरेस्टेड है। डीमंस को यहाँ पे ह्यूमंस को खाने में काफी ज्यादा मजा आता है, और अपर रियल के डीमंस भी बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो लोग यहाँ के डीमंस को अपना खाना बनाना चाहते हैं। यही वजह कि उन लोगों ने अपने बहुत सारे लोग यहाँ पे छोड़ भी रखे हैं। लू फेंग सोच रहा था ये यहाँ पे यंग मास्टर जिन जैसे लोगों की बात कर रहा है। ज्यूमिंग जी बोलता है अपर रियल के सेंट भी इस काम के इसलिए हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे स्मॉल वर्ल्ड से ह्यूमन को ले जाके अपर वर्ल्ड के डीमन को सेल करेंगे। उन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह बना ली है यहाँ पे वो लोग डीमंस के लिए ब्लड बेचते हैं। लू फेंग बोलता है वो सेंट तो काफी ज्यादा कमीने हैं, वो लोग यहाँ पे हमारे स्मॉल वर्ल्ड के लोग का यूज कर रहे हैं कि वो यहाँ पे डीमन से काफी ज्यादा फायदा कमा सके। उन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी हमसे डर नहीं लगता, हम लोग यहाँ पे उनको जान से ही मार सकते हैं। अभी हम देखते हैं ज्यूमिंग यहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है डर उन सेंट्स की नजर में नॉर्मल ह्यूमन तो छोड़ो, जैसे गॉड्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग यहाँ पे सिर्फ हमको एक चींटी के बराबर समझते हैं, और रियल बात तो ये कि हम लोग की पावर गैप इतना बड़ा है कि अगर हम लोग यहाँ पे चाहे भी तो भी हम लोग उनसे नहीं जी सकते। अगर बात की जाए डार्क वर्ल्ड की तो वो सारे लोग पावरफुल लोग का ग्रुप है कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ में रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है सेंट्स की नजर में हम जैसे गॉड बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, तो अगर हम जैसे गॉड उन लोग को मिल जाते हैं
तो ये उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। वो लोग फिर हम लोग को वहाँ पे और भी महंगी प्राइस में बेचेंगे। लू फेंग बोलता अगर सच में सेंट्स इतने पावरफुल है, क्या तुम यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से उनसे बच पाओगे? ज्यू मिंगजी बोलता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग यहाँ पे लोअर रियलम के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जो लोअर रियलम है वो उनकी पावर को झेल नहीं पाएगा। वो लोग हर 100 साल के अंदर अपने होली एजेंट को भेजते हैं, वो होली एजेंट यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर आ सकते हैं। रियलिटी में वो उन लोग के क्लैन के सबसे वीक लोग होते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे मौका कि हम लोग उनके अटैक को तो ब्लॉक कर सकते हैं। लू फेंग बोलता है इसका मतलब आपके कहने का मतलब है जो 100 साल के अंदर डिजास्टर आता है वो असलियत में होली क्लैन यहाँ से लोग को लेके जाता है। ज्यू मिंगजी बोलता है आपने बिल्कुल सही समझा, मेरे कहने का मतलब यही था। लू फेंग बोलता आखिर वो होली एजेंट की पावर लगभग कितनी होती है? ज्यू मिंगजी बोलता है होली एजेंट लगभग डिवाइन रियलम के एक लेवल ऊपर तक होते हैं। हमको यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता कि आखिर उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। यहाँ पे ये जो चीज हुई थी ये 2000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। वो जो टाइम था वो हमारे डार्क वर्ल्ड का पीक टाइम था। हमारे पास वहाँ पे 100 से भी ज्यादा पावरफुल गॉड प्रेजेंट थे। जब वहाँ पे लोअर रियलम के अंदर होली एजेंट आए, सारे गॉड्स ने अपने मरने तक फाइट करी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो होली एजेंट इतना पावरफुल था वो सारे गॉड्स का बाल भी बागा नहीं कर पाए। लू फेंग बोलता आखिर इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा था उस तरह के मॉन्स्टर कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे उनका यूज करूँ तो आखिर मैं कितना पावरफुल बनूंगा। ज्यू मिंगजी बोलता क्या सब कुछ समझ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। हम लोग यहाँ पे सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना किसी भी सेंट से डायरेक्टली फाइट मत करना, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ को बचाना। लू फेंग बोलता मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? ज्यू मिंगजी बोलता अगर आप हमें यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगेगा, लेकिन क्या आपने सच में यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया है? लू फेंग बोलता जबकि ये होली एजेंट इनविंसिबल है तो आखिर तुम यहाँ पे इतने सारे गॉड्स को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? क्या ये पॉसिबल कि डार्क वर्ल्ड का भी इन सभी के पीछे कोई प्लान हो? ज्यू मिंगजी बोलता ये जो मैटर ये हमारे डार्क वर्ल्ड का सीक्रेट है, जब आप यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में जान जाएंगे। फिर हम देखते हैं ज्यू मिंगजी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन कर देता है और बोलता है सबसे पहले हमें यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर चलना चाहिए, तो हम यहाँ पे ज्यादा देर तक रहते हैं तो कोई ना कोई होली एजेंट हमें पहचान जाएगा। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर हम चलते हैं। ये बोल के वो दोनों डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। ज्यू मिंगजी बोलते हैं मास्टर ल्यू शेंघाई फिर आपने अपने डिसाइपल को अपने साथ में क्यों नहीं लिया? ये सुन के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग बोलता है मैंने अपने डिसाइपल को एक मिशन भेजा है और वो जहाँ पे भी गया है वो काफी ज्यादा सेफ जगह है, तो इसीलिए मुझे उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, तो मैं आपके साथ यहाँ पे चल रहा हूँ, क्या आपके लिए वो बड़ी बात नहीं है? ज्यू मिंगजी सोच रहा होता है आखिर ये बंदा क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पे डार्क वर्ल्ड से कोई और सेफ जगह हो सकती है? तो जो भी है मुझे इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर ये इसके डिसाइपल और के बीच का मैटर है। ज्यू मिंगजी बोलता है ल्यू शेंघाई प्लीज आप यहाँ वेट कीजिए। लू फेंग बोलता है क्या हुआ? फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे लू फेंग को एक हिडन सील देते हैं। ये हिडन सील वहाँ पे डार्क लॉर्ड के लॉर्ड डार्क एम्परर ने बनाई है। इस शील्ड की हेल्प से कोई भी सेंटा को ट्रैक नहीं कर पाएगा, बस इस तालिस्मान को एक्टिवेट कीजिए और फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। लू फेंग बोलता आखिर डार्क एम्परर है कौन? ज्यू मिंगजी बोलता मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्स की बुराई कर रहा था, मैं यहाँ पे आपको डार्क वर्ल्ड के बारे में बताना भूल ही गया। लू फेंग बोलता आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे आराम से मुझे बता सकते हैं। ज्यू मिंगजी बोलता सबसे पहले आपको तालिस्मान को एक्टिवेट करना चाहिए, इसके लिए बस आपको अपने फायर से इसको बर्न करना है। लू फेंग बोलते तो बहुत इजी है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपने फायर को रिलीज करते ही उसकी पूरी बॉडी के आसपास एनर्जी हो जाती है, वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर लू फेंग वहाँ पे ज्यू मिंगजी के पीछे पीछे जाने लगता है। ज्यू मिंगजी बोलता लॉर्ड डार्क एम्परर हमारे लीडर है, हमारे डार्क वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी। लू फेंग बोलता यहाँ पे एक और पोर्टल है। ज्यू मिंगजी बोलता है डार्क वर्ल्ड डार्क एम्परर के एंसेस्टर ने एस्टेब्लिश किया था। फिर वो दोनों वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ज्यू मिंगजी बोलता है डार्क वर्ल्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ल्ड जो कि डार्कनेस के अंदर है। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हारा डार्क वर्ल्ड यहाँ पे छुपा हुआ है? सच में तुमने अपने डार्क वर्ल्ड को काफी ज्यादा सेफ रख रखा है। ज्यू मिंगजी बोलता नहीं है डार्क वर्ल्ड नहीं है, मुझे बस यहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगी थी, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में काफी अच्छा खाना मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। खाना खाने के बाद फिर हम वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर चलेंगे। लू फेंग बोलता है इतनी बड़ी जर्नी का मैंने कभी नहीं सोचा था, हम यहाँ पे पहले खाना खाने के लिए आएंगे, अगर तुम मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ज्यू मिंगजी लू फेंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया, पहले तुम मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं लगी तो तुम पक्का से यहाँ से जा सकते हो। लू फेंग हाथ झटकता है और बोलता है ठीक है फिर बताओ। ज्यू मिंगजी बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर डायरेक्टली लेके नहीं जा सकता, हम लोग पहले यहाँ पे लोग को बेवकूफ बनाने के लिए डिनर करेंगे और फिर जब सही टाइम आ जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ पे चलेंगे। लू फेंग बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि वो सही टाइम कब आएगा? ज्यू मिंगजी लू फेंग के कान के अंदर बोलता है हम लोग यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर दिन के अंदर एंटर नहीं कर सकते, जब तक यहाँ पे रात नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। दिन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो कि हमें वहाँ पे जाते हुए देख सकते हैं, अगर यहाँ पे किसी ने भी हमें डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हुए देख लिया जाके वहाँ पे होली एजेंट को इसके बारे में बता दिया तो डार्क वर्ल्ड यहाँ पे हमारे खिलाफ हो जाएगा। लू फेंग बोलता तुम्हारी बात काफी यार ठीक लग रही है। ज्यू मिंगजी बोलता चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे पे भरोसा करते हो। ज्यू मिंगजी बोलता अब हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे नाइट होगी हम लोग डार्क वर्ल्ड के अंदर चल जाएंगे
लू फेंग बोलता है ठीक है चलो हम अंदर चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकेंगे तो लोगों का शक भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं। लू फेंग वहाँ पे उस रेस्टोरेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है कि वहाँ का सारा खाना काफी ज्यादा टेस्टी होता है। फेंग सोच रहा था यहाँ का खाना काफी ज्यादा स्मेल कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वेटर बोलता है अगर आपको और भी खाने की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बुला लेना। जियो मिंग जी बोलता है ये जो फिश है इसको स्केल फिश बोलते हैं और ये यहाँ की सबसे फेमस डिश भी है। बताया जाता है कि अगर आप इसको एक बार खा लेते हो तो आप इसका टेस्ट नहीं भूल सकते और इसके टेस्ट की वजह से आपको रेगुलर खाने के लिए आना पड़ेगा। लू फेंग बोलता है सच में देख के लग रहा है कि ये फिश काफी अमेजिंग है। जियो मिंग जी बोलता है क्यों ना आप एक बार ट्राई करके देखे, सच में काफी अमेजिंग होती है। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। लू फेंग जैसे उसकी एक बाइट लेता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ पे उसका टेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वहाँ पे लू फेंग फटाफट से खाना स्टार्ट कर देता है। जियो मिंग जी बोलते हैं आप आराम से खाइए, यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने आराम से खाना खा लिया होता है और वहाँ पे नाइट भी हो गई होती है। लू फेंग बोलते हैं यहाँ पे इतने अच्छे खाने के लिए थैंक यू। जियो मिंग जी बोलते हैं आप जो बोले हो बिल्कुल गलत है, आप मेरे साथ यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के लिए जा रहे हैं उसके लिए थैंक यू। मुझे लगा था कि मुझे आपको बहुत ज्यादा मनाने की जरूरत पड़ेगी लेकिन आप बहुत इजी मेरे साथ चल गए। आप यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये मेरी तरफ से वेलकम सेरेमनी है कि आप यहाँ पे डार्क वर्ल्ड को ज्वाइन कर रहे हैं और अब मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम हो चुका है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक घर के आगे जाके डोर को बजाते हैं। वहाँ पे एक ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे एक कॉफिन खरीदना है। जियो मिंग जी बोलता है हाँ मुझे यहाँ पे एक कॉफिन खरीदना है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें किसके लिए खरीदना है, कौन से मेटेरियल को यूज करना है और आखिर इसका साइज कितना होना चाहिए। जियो मिंग जी बोलता है मुझे यहाँ पे मेल कॉफिन खरीदना है, वो गोल्डन नानू से बना होना चाहिए, साइज आप देख लो मैं फिट हो जाऊँ वैसा, क्या आप मेल है वो बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहाँ पे स्माइल करने लगता है और बोलता है आप लोग अंदर की तरफ आ सकते हैं। हम देखते हैं अंदर वहाँ पे बहुत सारे कॉफिन होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि ये दोनों कॉफिन कैसे रहेंगे। जियो मिंग जी बोलता है ठीक है मुझे बताइए कि इसका प्राइस क्या होगा। ओल्ड मैन बोलता है इसका प्राइस होगा 200 टेल्स। जियो मिंग जी बोलता है मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। लू फेंग सोचा था कि डार्क वर्ल्ड के सारे लोग इतने गरीब है, ये बंदा एक डिवाइन रियलिंग का बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसके पास यहाँ पे इतने पैसे नहीं कि कॉफिन खरीद सके। लू फेंग बोलता है अगर मैं यहाँ पे एक खरीदता हूँ तो क्या मुझे एक फ्री में मिलेगा। लू फेंग सोचा था यहाँ पे एक ट्रिक खेलने में क्या जाता है, क्या पता मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिल ही जाए। ओल्ड मैन बोलता नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता। लू फेंग बोलता लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। ओल्ड मैन बोलता है वो यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए है, लेकिन क्या यहाँ पे तुम्हारा स्टेटस इतना भी नहीं है कि तुम 200 टेल्स को पे कर सको। लू फेंग को वहाँ पे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जियो मिंग जी बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे जल्दी नहीं करेंगे तो हमारा टाइम भी निकल सकता है। हम देखते हैं लू फेंग अपने पास 200 टेल बाहर निकालता है और उस ओल्ड मैन को वहाँ पे दे देता है। लू फेंग सोचता सिर्फ 200 टेल्स के लिए यहाँ पे डार्क वर्ल्ड में जाने का मौका नहीं छोड़ सकता। फिर हम देखते हैं जियो मिंग जी वहाँ पे कॉफिन को उठा लेता है और बोलता है आप यहाँ पे मेरे साथ आइए। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे 2 कॉफिन को लेके एक जगह पे आ गए होते हैं। लू फेंग बोलता है मुझे नहीं लगता कि डार्क वर्ल्ड में जाने के लिए यहाँ पे कॉफिन की जरूरत पड़ती होगी, सच में ये वर्ल्ड इतना ज्यादा महंगा है कि अपने ही लोगों को घुसने के लिए यहाँ पे पैसे का पे करने की जरूरत पड़ती है और साथ ही में यहाँ पे अपने लोगों के लिए कोई नेगोशिएशन भी नहीं है। जियो मिंग जी बोलता है अगर मैं आपको सही से बताऊं तो लाओ जेंग जो कि कॉफिन को बेचता है वो हम में से एक नहीं है और वो यहाँ पे ये भी नहीं जानता कि हम लोग डार्क वर्ल्ड से आते हैं। वो बस यहाँ पे एक ऐसा बंदा है कि आपसे ना कुछ पूछेगा और ना ही कुछ बताएगा, वो बस यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉफिन को बेच देता है। अगर आपको यहाँ पे डार्क वर्ल्ड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो हम डार्क वर्ल्ड में जाके पूछेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कॉफिन के अंदर चले जाइए और हाँ उसको ओपन मत करना, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो आप सिर्फ अकेले ही वापस आएंगे। इतनी बार कॉफिन के अंदर एंटर करते कुछ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, मैं चाहता कि मैं आपका यहाँ पे ध्यान रखूं तो इसीलिए पहले आप चले जाइए। ये बात सुनकर लू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। लू फेंग सोचा तुम्हारे कहने के हिसाब से मुझे लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पे आज गार्ड देने वाले हो और इसके अंदर लेट के मुझे काफी अजीब लग रहा है, लेकिन सच में ये जो मेथड है दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाने का ये काफी मैजिकल मेथड लग रहा है। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा होता है। लू फेंग वहाँ पे उस कॉफिन को ओपन करता है, अचानक से उसे जियो मिंग जी की बात याद आती है कि अगर आप यहाँ पे कॉफिन को खोलने का ट्राई करेंगे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है और उसके बाद मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए नहीं रहूंगा। हम देखते हैं वो कॉफिन वहाँ पे हिल रहा होता है लेकिन लू फेंग कुछ भी ट्राई नहीं करता। लू फेंग को उस कॉफिन के अंदर चेन के अंदर बांध दिया जाता है। लू फेंग सोचता है क्या कोई ट्रैप था, एक मिनट को कहीं जियो मिंग जी और उस शॉप का ओनर मिले हुए तो नहीं थे। जियो मिंग जी मैंने तुम्हें यहाँ पे अपना पार्टनर समझा और तुमने मुझे यहाँ पे बिट्रे किया, यहाँ पे मुझे धोखा देने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते हैं लू फेंग का कॉफिन वहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है। जियो मिंग जी बोलता है आपका यहाँ पे वेलकम है डार्क वर्ल्ड के अंदर। लू फेंग का कॉफिन वहाँ पे टूट जाता है और लू फेंग वहाँ पे अभी चेंज के अंदर बंधा हुआ होता है। जियो मिंग जी बोलता है आपका यहाँ पे डार्क वर्ल्ड के अंदर वेलकम है, सब लोग आपका यहाँ पे काफी वेट कर रहे थे। लू फेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे यहाँ पे भरोसा करने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग काफी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे जियो मिंग जी की आंखें पूरी से रेड हो गई होती है। जियो मिंग जी बोलता है चाहे तो मेरे को भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं यहाँ पे सारे लोगों के सामने तुम्हारा वेलकम करने वाला हूँ। जियो मिंग जी काफी जोर से बोलता है फटाफट सारे लोग यहाँ पे आ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। ये सुन के वहाँ पे लू फेंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब इसके आगे यहाँ पे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।